इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी गलतियों की बात करने वाला हूं जो कि तुम करने वाले हो एग्जाम में। क्वेश्चन आंसर तो दूर की बात है, पहली चीज गलत कर देते हैं, नाम गलत कर दिया, ओएमआर गलत भर दिया, फॉर्मेट ही नहीं बना पा रहे यार आधे लोग। तो आपको स्टेटमेंट बनाने का मार्क नहीं मिलता, लेकिन वो प्रेजेंटेशन आपके मार्क को एनहांस जरूर करता है। तो आपका एग्जामिनर है, वो आपसे ये नहीं चाहता कि तुम किताब रट के दे दो। अरे किताब ही देनी होती तो ओपन बुक करवा देते ना, ओपन बुक करवा देते कि भैया क्वेश्चन दे रहे हैं, ढूंढ के आंसर लिख दो। जो आंसर आता है उसको सदा सजा के लिख रहे हैं, इतना लिख रहे हैं। अरे भैया 3 नंबर के क्वेश्चन में तुम अगर बहुत अच्छा भी लिख लोगे तो कितने मिलेंगे? 3 ही मिलेंगे ना, 4 थोड़ी मिल जाएंगे। सिंपल चीज बता रहा हूं, अगर मुझे आंसर में आप अगर क्वेश्चन है और उसका आंसर आपने लिखा है और मुझे अगर उसके आंसर के पॉइंट्स ढूंढने में मुझे दिक्कत हो रही है तो मैं आपको नंबर नहीं दूंगा। लिखने से नंबर नहीं मिलते, सही लिखने से नंबर मिलते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी गलतियों की बात करने वाला हूं जो कि तुम करने वाले हो एग्जाम में, लेकिन आज इस वीडियो पे क्लिक करना तुम्हारी गलती नहीं, यूनिवर्स का एक ऐसा संदेश था जो तुम्हें इन गलतियों से बचाने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जितनी भी गलतियों के बारे में मैं यहां पे तुम्हें बताऊंगा वो तुम कहीं ना कहीं हर एक बच्चा उसको करते और अपने नंबर गवाते। 80 में से 80 नंबर लाने की यही स्ट्रैटेजी है और यही गलतियों से तुम्हें बचना है। हर काम परफेक्ट नहीं होता, कुछ चीजों को परफेक्ट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। कई बार हम ये देखते हैं कि हमने पेपर लिखा लेकिन हमारे नंबर कम आए। क्यों? अरे सर को या मैम को हमसे तकलीफ है ना, उनसे हमारा रिलेशन इतना अच्छा नहीं, वो हमसे गुस्सा है, नाराज रहते हैं, इसलिए नंबर कट गए। अरे ऐसा कुछ नहीं है बेटा, पेपर टफ था ना इसलिए नंबर कट गए। अरे अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लो ना। तुम गलत काम करोगे तो तुम्हारा नंबर कटेगा, हाँ या ना? उस चीज को ओन अप करो, सीखो, इसी को तो जिंदगी कहते हैं। अगर तुम कल उठ रहे हो सुबह तो इस बात को लेकर सोचो कि मैं अपना बेस्ट काम करूंगा, अगर कोई गलती हो जाए तो अगले दिन फिर उठूंगा और उससे भी ज्यादा बेस्ट दूंगा। तो आज ऐसी कुछ गलतियों के बारे में तुम्हें बताने वाला हूं, ध्यान से देखना इस वीडियो को। ये सबसे कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं, स्पेशली कॉमर्स वाले। चलो जी, सबसे पहले देखें तो हमारे पास ये अपने पास एक ये आंसर शीट होती है, ये कॉपी होती है, जिसको पहली ही चीज, मतलब क्वेश्चन आंसर तो दूर की बात है, पहली चीज गलत कर देते हैं। नाम गलत कर दिया, ओएमआर गलत भर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सब्जेक्ट कोड कुछ और लिख दिया, सेंटर कोड को सब्जेक्ट कोड में लिख दिया, मतलब हर एक तरह की गलती होती रहती है। आप पहले इसी को समझ लो कि इसको कैसे करना है। ध्यान से देखो, यहां पे आपका सब्जेक्ट का नाम, कोड, उसके साथ डेट ऑफ एग्जामिनेशन और आपका किस मीडियम में, आप किस लैंग्वेज में आप पेपर देने वाले हो उसके बारे में आपको यहां लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद देखो तो आपका कोड नंबर क्या है पेपर का, ठीक है। क्वेश्चन पेपर के ऊपर एक कोड आएगा जो कि आपको यहां लिखना होगा, और उसका सेट क्या है, सेट आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अलग अलग सेट्स आते हैं, तो आपको इसके अंदर लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर देखो तो आपने कितनी सप्लीमेंट्रीज ली हैं आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, और अगर कोई डिसेबिलिटीज है आपके अंदर या आपको कोई डिसेबिलिटीज आपकी अप्रूव्ड है तो उन डिसेबिलिटीज के बारे में बताओ, ये कॉलम यहां पे होगा। एडमिट कार्ड पे भी वो इंफॉर्मेशन होती है तो आप उसको ध्यान से देखकर यहां लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास बेटा ये कुछ ऐसा कॉलम होता है, वो आपका है ही नहीं, इन कॉलम को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, इस नीचे वाले कॉलम को, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर आप देखो कहीं पे अगर किसी व्यक्ति को राइटर अपॉइंट होता है कि उसको पेपर लिखने के लिए कोई और व्यक्ति की जरूरत है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको यहां लिखनी होगी। ये विजुअल ऐसे चैलेंज, विजुअली चैलेंज लोगों के लिए वाला कॉलम होता है। अब ध्यान से देखो, नॉर्मली जिन लोगों का नहीं होता वो यहां पे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, उनको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या फिर अगर आपको इन्विजिलेटर कहे तो आप इसमें डैश डाल सकते हो या नो लिख सकते हो। यहाँ पे यस और नो का ऑप्शन है तो आप इसको नो ही लिखोगे, ठीक है। आपको डिसाइडेड है, नो आप लिख सकते हो, क्लियर। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात, यहां तक हमारे पास सिनेरियो जो है बहुत सिंपल चलता है। इसके बाद जो प्रॉब्लम आती है वो ये होता है कि जैसे मेरा नाम सानिध्य है तो मेरा एस लेटर आता है। एस लेटर में दिक्कत क्या है, यहाँ पे ओएमआर इतनी ज्यादा बड़ी है कि मैं कई बार, जैसे मैंने पेपर दिया है तो मैंने कई सारे बच्चों को गलती करते हुए देखा है कि वो यहाँ में एस कॉलम जहां आता है उसको भरने की जगह गलत जगह पे भर देते हैं, दूसरी कॉलम के एस में भर देते हैं। अब इसका उपाय क्या है सर, क्या करें? क्योंकि आपका रोल नंबर जो होगा वो भी ऐसी कॉलम में आएगा, आपका जो सब्जेक्ट कोड होगा वो भी ऐसे ही आएगा और आपके सेंटर कोड भी ऐसे आने वाला है। तो हर चीज में ओएमआर भरना है और उसके बाद कैपिटल लेटर्स में आपको अपने नाम, सब्जेक्ट वगैरह लिखने होंगे। तो करेगा सर, ये आपके पास रूलर है, एक स्केल है, इस स्केल की मदद से आपको इस ओएमआर को भरना होगा। तो पहली गलती, क्वेश्चन आंसर छोड़ो, इसको ढंग से भरो, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या कर सकते हो, ये स्केल लिया तुमने, यहां पे डाला एस। अब तुम्हें पता है कि दूसरा हिस्सा मुझे दिख ही नहीं रहा तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है सिर्फ एक ही कॉलम दिख रहा है तो यहां पे क्या होगा, एस। देखो तो मुझे दिख रहा है, अगर मेरे पास देखो अब इधर क्या होगा, आर। अब मुझे बार बार चेक करना पड़ेगा, अच्छा आर इधर ही लिखना है, शर्मा का आर इधर ही आएगा क्या? तो कई बार हो सकता है यहां पे बनाना था, मैंने गलती से यहां बना दिया, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाती है जैसे आप रूलर को यूज करते हो, क्लियर। दूसरी चीज देखो, यहाँ पे आपके रोल नंबर्स वगैरह जितना भी होगा वो सब, आपके फादर का जो नाम होगा वो सब चीज आपको यहाँ पे वर्ड्स में लिखनी होगी, क्लियर है। ये आपकी बात रही सिर्फ आंसर शीट के पहले पेज की। अब आते हैं दूसरी बात,
सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताने वाला हूं आप प्रॉब्लम क्या आती है। सबसे पहले अकाउंटेंसी में देखो तो भैया लैक ऑफ प्रॉपर फॉर्मेट। पहली चीज भाई साहब, पहली चीज जो गलत करते हैं वो फॉर्मेट गलत बताना। फॉर्मेट ही नहीं बना पा रहे यार आधे लोग। तो फॉर्मेट की प्रैक्टिस करो, और अगर ढंग के बना भी रहे हो तो तुम लोग फिर उसको ढंग से स्केल से नहीं बनाते। आपको ये याद रखना है कि आप जब प्रैक्टिस भी करते हो तो लंबा वाला स्टील का स्केल आता है, जो लंबा वाला स्केल होता है उसको ही इस्तेमाल करना है, ना कि वो छोटे छोटे प्लास्टिक के 15 सेंटीमीटर वाले। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि जो आंसर शीट का जो ये साइज होता है इसमें स्केल छोटा पड़ जाता है। तो जब आप अकाउंट्स बनाते हो तो कई बार आपको अकाउंट्स लंबे बनाने पड़ते हैं जिसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो अकाउंट्स के पेपर हो, इकोनॉमिक्स के पेपर हो, बिजनेस का पेपर हो, ये बहुत ही टाइम कंस्टेंट होता है, इस बात को ध्यान देना। तो आपको जो यूज करना है वो स्केल यूज करना है, और जब प्रैक्टिस भी करोगे, जब स्टेटमेंट्स बना रहे हो, अकाउंट्स बना रहे हो, तब आपको स्केल से ही बनाना है। जब आपकी आदत हो जाएगी ना बार बार काम करने की, तो आपके लिए बहुत आसान होगा ये चीज करना। अगर एक दिन ही सजा सजा के करोगे ना तो उसमें बहुत टाइम लग जाने वाला है। आपको स्टेटमेंट बनाने का मार्क नहीं मिलता, लेकिन वो प्रेजेंटेशन आपके मार्क को एनहांस जरूर करता है। ठीक है, दूसरी चीज कैलकुलेशन ऑफ एरर। अब कैलकुलेटेड एरर क्या होता है, आप 690 लिखना चाह रहे थे, 690 उसमें क्वेश्चन में दिया है, गलती से हमने 960 लिख दिया। ये बहुत बार होता है। आप प्रॉपर अटेंशन दो, एब्सेंट माइंडेड मत रहो। जो अमाउंट दिया है उसको क्रॉस चेक करो, ध्यान से देखो क्या नंबर लिया है और क्या नंबर दिया है। गलत अमाउंट नहीं उठाना। 550 दिया है तो 500 मत लिखना, 550 ही लिखना। ये हर एक चीज को ध्यान दो। ठीक है, उसके साथ देखो वर्किंग नोट नहीं बनाते। बेटा आपको पता है स्टेटमेंट से लगातार, या मैं बोल सकता हूं उससे भी ज्यादा, टीचर ये देखता है कि तुमने अमाउंट तो सही डाला, मुझे वो तो चेक ही नहीं करना, मुझे ये बताओ तुमने अमाउंट निकाला कैसे। तुमने डेप्रिसिएशन का अगर अमाउंट निकाला है, कैसे निकाला, वो मुझे वर्किंग नोट दिखाओ हमेशा। और मैं सिर्फ ये बोर्ड और 10th की बात नहीं कर रहा हूं, 11th 12th की बात नहीं कर रहा हूं। ये आप सीए का कोर्स कर लो, आप सीएस का कोर्स कर लो, आप कोई भी कॉमर्स के प्रोफेशनल लेवल एग्जाम में चले जाओ, वर्किंग नोट इज इंपॉर्टेंट। हम सीए के बच्चों को तक बोलते थे कि तुम वर्किंग नोट बनाओ, उसी का मेजर नंबर मिलता है। ये चीज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, वर्किंग नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम जो है नरेशन नहीं करते जनरल एंट्रीज का, कि जनरल एंट्री आई कैसे। बेटा अकाउंट्स में कुछ भी मैटर नहीं करता कि तुम्हारे नंबर, तुमने अमाउंट कितना डाला, तुम्हारी बैलेंस शीट टैली हुई कि नहीं। अरे मैटर करता है, लेकिन उससे ज्यादा मैटर ये करता है कि तुम्हारे वो वैल्यूज कहां से आ रहे हैं, उसका रीजन क्या है। हर चीज का रीजन बताना पड़ता है। तो नरेशन बहुत जरूरी है कि वो जनरल एंट्री कैसे आई, क्या नरेशन है उसका। ठीक है, उसके साथ देखो इनकरेक्ट पोस्टिंग। इनकरेक्ट पोस्टिंग, डेबिट में डालना था क्रेडिट में डाल दिया, क्रेडिट में डालना था डेबिट में डाल दिया। ये छोटी छोटी गलतियां, बच्चों वाली गलतियां करना छोड़ दो, मैच्योर हो जाओ, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो। और ये गलतियां कैसे कम होती है, एक दिन में नहीं होगी, मैं वो भी बता देता हूं। ये तुम प्रैक्टिस करते करते ही कम होगी। ठीक है, अकाउंट्स की कॉमन मिस्टेक्स हैं, ध्यान से देखो। अब इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स में एक तो बच्चे ग्राफ गलत बनाते हैं। सबसे पहला ग्राफ की प्रैक्टिस करो। ज्यादा ग्राफ नहीं है, अगर तुम देखोगे तो गिनती के भी 30, 35, 40 ग्राफ भी नहीं होंगे, उससे ही कम होंगे जहां तक होंगे। अलग अलग ग्राफ बन सकते हैं, लेकिन वो एक ही स्टैंडर्ड होता है, उसी को यूज करते हुए आपको चलना है। तो ग्राफ आप देखोगे तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। 30-40 आपके ग्राफ अगर होंगे मैक्स टू मैक्स, कितना टाइम लगेगा भाई, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। 3 दिन में तुम, मतलब 10 ग्राफ एक दिन में करोगे, तुम्हारे 3 दिन में 30 ग्राफ तुम्हारे कंप्लीट हो गए। और प्रैक्टिस के साथ तो ग्राफ ढंग से बनाओ, उस ग्राफ को एक्सप्लेन अच्छे से करो, ये बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, डेफिनेशन ही गलत दे रहे हैं। डिमांड की डेफिनेशन में 4 चीज आती है, a commodity of a quantity of a goods and service which is the consumer is willing to buy, able to purchase at a given price during a given period of time। ये 4 चीजें लिखना बहुत जरूरी है, मैंने वन शॉट्स में भी बताया आपको। लेकिन अगर आप वो नहीं लिख रहे हो तो डेफिनेशन ही गलत हो गई। डेफिनेशन बेटा किसी बड़े इकोनॉमिस्ट या बड़े लोगों द्वारा दी जाती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वैसा ही लिखना होगा। डेफिनेशन आप ढंग से लिखो, डेफिनेशन नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे। उसके साथ देखो नॉट रिलेटिंग टू रियल लाइफ एग्जांपल्स। आपका जो टीचर है या जो आपका एग्जामिनर है, वो आपसे ये नहीं चाहता कि तुम किताब रट के दे दो। अरे किताब ही देनी होती तो ओपन बुक करवा देते ना, ओपन बुक करवा देते कि भैया क्वेश्चन दे रहे हैं, ढूंढ के आंसर लिख दो, हाँ या ना। लेकिन वो आपसे चाहते यही है कि जो मैंने पूछा है वो तुम्हें समझ आता है कि नहीं, कि तुम रट के बैठे हो। नहीं तो हालत पता है क्या होती है, हालत ये होती है भाई साहब कि यार वो पहला लाइन कोई बता दे आंसर की, अरे यार वो पहली लाइन आंसर चालू कैसे आता है वो बता दे, फिर मैं पूरा आंसर लिख दूंगा। उससे काम नहीं होगा, रटने से काम नहीं होगा, समझना पड़ेगा, रियल लाइफ एग्जांपल यूज करना पड़ेगा, रियल लाइफ एप्लीकेशन लेके आओ, तभी आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे। उसके बाद देखो, एक तो ये और दिक्कत है भाई साहब, ओवर लॉन्ग, मतलब इतने लंबे लंबे आंसर लिख रहे हैं, जो आंसर आता है उसको सजा सजा के लिख रहे हैं, इतना लिख रहे हैं। अरे भैया 3 नंबर के क्वेश्चन में तुम अगर बहुत अच्छा भी लिख लोगे तो कितने मिलेंगे, 3 ही मिलेंगे ना, 4 थोड़ी मिल जाएंगे। तो ज्यादा एक्सप्रेस करके होगा क्या। और हर जगह बेटा वर्ड लिमिट है,
किसी जगह पे 80 से 100 की है, 60 से 80 है कि भैया 60 से 80 शब्दों के अंदर आपको आंसर लिखना है। वो क्यों दे रहे हैं इस चीज को? क्योंकि हर एक चीज के पीछे एक रीजन है। आप ज्यादा लिखोगे तो दूसरे क्वेश्चन के लिए टाइम कम पड़ेगा। तो वो हर चीज चाहते हैं कि हमें पता है भाई, तुम्हें आता है, हमें पता है। जब कोई इंसान ज्यादा एक्सप्रेस करता है ना, तो वो आपने देखा होगा जनरली क्या होता है, अरे पता है भाई, जितना पूछा उतना ही बता। मैंने बोला भाई व्हाट इज योर नेम, मैं बोल रहा हूँ सानिध्य शर्मा, आई एम अ टीचर फलाना, अरे नहीं पूछा, नाम पूछा ना, नाम बताओ। इतना इंपॉर्टेंट है, प्रिसाइज रहो। अगर 60 से 80 बोला है उतना ही लिखो, अगर 80 से 100 बोला है उतना ही लिखो, अगर 100 से 150 बोला है तो उतना ही लिखो। वर्ड लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? हर चीज को ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करना। फिर आता है इग्नोरिंग इकोनॉमिक टर्म्स। अब होता क्या है बेटा, कई बार आप लोग आंसर लिखते हो क्योंकि आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, कई बार आपको कोई चीज याद नहीं आती है तो आप इकोनॉमिक टर्म्स को भूल जाते हो। जैसे कि प्राइस गोज अप, अब जनरल बात है, बहुत जनरल सेंस में आपने बोला प्राइस गोज अप, जबकि हम इसको इकोनॉमिक टर्म्स में क्या बोल सकते हैं, प्राइस राइज या प्राइस इंक्रीज, इंक्रीज इन प्राइस। ये कुछ बेटर टर्म्स होते हैं। चॉइस ऑफ वर्ड बहुत जरूरी है। जैसे अगर आपको बोलोगे ना कि ड्यूटी, ड्यूटी की जगह अगर आप उसको ऑब्लिगेशन बोलोगे ना, तो टीचर को लगता है कि भैया एक समझदार व्यक्ति है, एक अच्छा चॉइस ऑफ वर्ड बोल रहा है और इससे नंबर या इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है। तो इस चीज को विशेष ध्यान दो। अब आते हैं बिजनेस पे। बिजनेस पे अगर देखो तो इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ डायग्राम। आप डायग्राम बनाते ही हो, चार्ट्स बनाओ भाई, इतने सारे। अगर आपको बेनिफिट्स या एडवांटेज डिसएडवांटेज या आपको फीचर पूछे तो हर एक को तो एक्सप्लेन करोगे, लेकिन उसके साथ ये भी तो देखो कि तुम उसके चार्ट बना के उसको कितना ईजी कर सकते हो एग्जामिनर के लिए। आपको अगर मैं टीचर पर्सपेक्टिव से बताऊं ना बेटा, सिंपल चीज बता रहा हूं, अगर मुझे आंसर में आप मतलब अगर क्वेश्चन है और उसका आंसर आपने लिखा है और मुझे अगर उसके आंसर के पॉइंट्स ढूंढने में मुझे दिक्कत हो रही है तो मैं आपको नंबर नहीं दूंगा। मुझे मेहनत नहीं करना पड़े कि आपका आंसर सही है कि नहीं। मुझे अगर चेक करना पड़ रहा है, अरे यार इसने वो थर्ड वाला पॉइंट लिखा है, इधर नहीं लिखा, इधर नहीं लिखा, मुझे अगर मेहनत लग रही है तो मैं नंबर नहीं दूंगा। और ये ऐसे मेजॉरिटी टीचर्स का काम है। मेजॉरिटी टीचर्स को उनको चाहिए सरल काम, स्पून फीडिंग चाहिए कि आपको 4 पॉइंट चाहिए थे, चारों पॉइंट मैंने हाईलाइट करके अलग से बॉक्स में सजा के दिए हुए हैं, देख लो भैया, गलती से नंबर कट मत कर देना। अगर आपने लिखा होगा और उनकी नजरों से मिस हो गया तो नंबर काट देंगे, फिर बाद में रोते रहना। इसीलिए बोलते हैं अंडरलाइन करो, बॉक्स बनाओ, चार्ट बनाओ, जिससे कि वो क्लियरली विजिबल हो। क्लियर है? चलो दूसरी चीज, एक तो बहुत बड़ी बात है हमारी, 6 पॉइंट पूछे, 3 से 4 पॉइंट आते हैं, 5वां छठा को कैसे बना रहे, ऊपर के 2 पॉइंट को मिक्स करके 5वां बना दिया, ठीक है, और 3-4 पॉइंट्स को मिक्स करके 6वां बना दिया, उससे नंबर नहीं मिलेगा बस। तुम्हें यूनिक आंसर लाना पड़ेगा और सही आंसर लाना पड़ेगा। लिखने से नंबर नहीं मिलते, सही लिखने से नंबर मिलते हैं। इस चीज को ध्यान से याद रखो। क्लियर? क्लियर इंस्ट्रक्शंस। भैया पैराग्राफ मत लिखो, पॉइंट्स में लिखो, पॉइंट्स को हाईलाइट करो, उसका जो मेजर पॉइंट होता है उसको हाईलाइट करो। पैराग्राफ में लिखोगे कोई नहीं पढ़ने वाला, मेजर पॉइंट उसमें से मिस हो जाएगा और मिस हो गया तो नंबर नहीं मिलेगा। क्लियर इंस्ट्रक्शन बता रहा हूं। एलोकेशन ऑफ मार्क्स के ऊपर देखो भैया किसके लिए कितना लिखना है। बिजनेस इज अ लेंथी टॉपिक, इट्स अ लेंथी सब्जेक्ट। आपको जितना मार्क्स का पूछा गया है उसके हिसाब से वेटेज में उतना ही लिखना है। 3 नंबर में ज्यादा आता है नहीं लिखना, कम लिखो, प्रिसाइज लिखो, प्रिसाइज से नंबर मिलते हैं। और ये जितने भी बड़े भैया दीदी अगर आपको बोल रहे हैं, ये कोई बड़ा या कोई दूसरा टीचर बोल रहा है ज्यादा लिखने से नंबर मिलते हैं, ये जो बच्चों में गलत स्ट्रैटेजी चल रही है ना, इसको भूल जाओ। ज्यादा लिखने से नंबर नहीं मिलते, प्रिसाइज लिखने से मिलते हैं। जितना पूछा उतना बताया, उससे नंबर मिलते हैं। कई बार अगर ज्यादा एक्सप्रेस करते हो तो टीचर को लगता है ज्यादा 1.5 बन रहे हो, ज्यादा बता रहे हो, अब दूसरे वाला चेक करता हूं मैं, तुमने उसमें ढंग के किए कि नहीं किए, जितना पूछा उतना बताओ वरना नंबर काट लूंगा। ये एक्चुअल में ऐसा होता है, ठीक है। फिर देखो अब कॉमन मिस्टेक्स क्या है, जनरल मिस्टेक क्या है। एक तो टाइम मैनेज नहीं कर पाते, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ये बात याद रखो। 20 क्वेश्चन एमसीक्यू है बेटा, आपको ना 20 क्वेश्चन एमसीक्यू 20 मार्क के, आप ये याद रखो। ये आप इसको रीडिंग टाइम में, जो आपको पेपर का रीडिंग टाइम होता है ना, रीडिंग टाइम, बेटा रीड टाइम लिख दिया मैंने इधर, है ना, रीडिंग टाइम जो होता है उस रीडिंग टाइम में ही आप इसको क्या कर सकते हो, उस रीडिंग टाइम में ही आप इसको खत्म कर सकते हो। तो आपको बेटा दिक्कत ही नहीं है। इस रीडिंग टाइम में जब आपको पेपर समझने के लिए, पढ़ने के लिए वो मिलता है ना, उसी टाइम में आप इसको खत्म कर सकते हो। तो आपके 20 के 20 पूरे क्वेश्चंस जो है खत्म हो सकते हैं मात्र आपके रीडिंग टाइम में। उसके बाद जो 3 मार्क वाले आपको 4 क्वेश्चन मिलते हैं, उसमें जो 3 मार्क वाले आपको 4 क्वेश्चन मिलते हैं, इसके लिए आप 20 मिनट दे सकते हो, ठीक है, 20 मिनट दे सकते हो, 20 से 25 मिनट दे सकते हो। चलो 25 मिनट मतलब ऑलमोस्ट 6 मिनट मिल सकते हैं आपको 3 मार्क वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 4 मार्क वाले क्वेश्चन को आप दे सकते हो 10 मिनट, तो आपको 1 घंटा लगेगा 6 क्वेश्चन सॉल्व करने में। और 6 मार्क वाले क्वेश्चन को आप दे सकते हो 12.5 मिनट, मतलब 50 मिनट में आप 4 क्वेश्चन खत्म कर सकते हो। मतलब 3 घंटे का पेपर ऑन एन एवरेज आप 2.5 घंटे के आसपास खत्म कर दोगे, 2.5 घंटे से 2 आवर 45 मिनट तक। मतलब स्टिल आपके पास 15 मिनट बचेगा, 20 मिनट बचेगा अपने पेपर को रीचेक करने के लिए, ठीक है, ध्यान से देखना। फिर आता है नॉट रिव्यूइंग, चेक ही नहीं कर पाते, समय नहीं बचता, ये इसका फॉलोअप है।
समय बचेगा तो हम चेक कर पाएंगे। एक आंसर को ज्यादा मत लिखो, अच्छे से टाइम फ्रेम में रखो, उसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होगा। ओवरलोडिंग विद अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, भैया नहीं पूछे 6 पॉइंट बोले 6 लिखो, 7-8 लिखने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचना कि 8 लिख देता हूं 2 गलत हो गए तो बाकी के 6 तो सही है ना, नहीं, नंबर कटेगा। गलत पॉइंट लिखने से भी नंबर कटता है, तो इसका मतलब ये मत करना कहीं कल को लड़ने चले गए कि 6 पॉइंट बोले थे 8 लिखे 2 गलत है तो बाकी 6 तो सही है ना, नहीं, गलत क्यों लिखा, गलत क्यों लिखा, उस पे नंबर कटेगा, ठीक है। फिर देखो मिसअंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा कॉमन मिस्टेक है। आप कई बार लिख के आते हो क्वेश्चन का आंसर और आप जाके सोच रहे होते हैं मेरे इतने नंबर तो आ जाएंगे, और जब नंबर देखते हो तो हैं ये आए, ये कैसे है, क्यों, नंबर आंसर लिखने से नंबर नहीं मिलेगा, आपने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया, लिखा तो है लेकिन सही थोड़ी लिखा है। अब फॉर एग्जांपल कई बार आपसे कोई कहानी पूछी जाती है, डू यू अग्री विद दिस, यस और नो, अगर तुमने मान लो यस लिख दिया तो आंसर तो पूरा यस के ऊपर बेस्ड हो गया ना, तुम्हारी आइडियोलॉजी वो पूरी यस के ऊपर बेस्ड हो गई, जबकि आंसर तो नो था, तो नंबर कैसे मिलेगा, तुमने लिखा लेकिन सही नहीं लिखा तो नंबर थोड़ी मिलेगा। तो आप मिसअंडरस्टैंड करते हो क्वेश्चन को, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कई बार क्वेश्चन पूछता है नॉट एन एग्जांपल, आप एग्जांपल ही देके आ जाते हो, तो ये सब चीजें नहीं करना है। नॉट यूजिंग बुलेट पॉइंट्स वेयर नीडेड, भैया बुलेट पॉइंट्स लिखो, एग्जांपल लिखो, डायग्राम्स का ज्यादा इस्तेमाल करो, ये कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, नहीं रखोगे तो आपको परेशानी होने वाली है। और एक बहुत छोटी सी टिप दे देता हूं, ये थोड़ी सी आपको इरेलेवेंट लग सकती है, यूनिक लग सकती है, और इस पर कुछ रिसर्च हुई है, सॉलिड प्रूफ कुछ रिसर्च देती है कुछ नहीं देती, लेकिन जब आपने देखा होगा कुछ लोग च्युइंगम खाते हैं तो च्युइंगम खाते खाते उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, हर किसी के लिए वर्क नहीं कर सकती, कुछ लोगों की कर सकती है। च्युइंगम खाने से जब आप कुछ काम करते हो तो उस काम को करने का आपका एफिशिएंसी बढ़ जाता है, आप जो है आपका जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ता है, आपका जो है कुछ काम चल रहा होता है उससे फोकस बढ़ता है। इसलिए आप देखोगे बहुत सारे जीनियस लोग च्युइंगम्स खाते थे, बहुत सारे एथलीट्स जो है, मैनेजर्स जो है वो च्युइंगम खाते हैं इन अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन, तो आपको काम रखने में मदद करती है एंड इट हेल्प्स यू इन रिमेंबरिंग एज वेल। ये एक रिसर्च के अंदर बताया गया था, आप ट्राई कर सकते हो, मे वर्क फॉर यू मे नॉट, बट इट्स स्टिल अ रिसर्च बेस्ड थिंग, ठीक है। ये कुछ चीजें आपने अगर कर ली, ये कुछ चीजों से अगर आप बच गए, इन गलतियों से बच गए, आई गारंटी यू आपको फुल मार्क लाने से और आपका नाम बनने से कोई नहीं रोक सकता। और बेटा एक बात याद रखना जरूरी से, आपकी गलतियां आप ही की जिंदगी का हिस्सा बनती हैं, तो निर्भय हो जाओ, डट के मेहनत करो और अपने माँ बाप को इतना प्राउड करवाओ कि जिस रास्ते से निकलो ना, हर कोई तुम्हारा एग्जाम्पल देखे कि वाह बेटा ये हमारा डिस्ट्रिक्ट टॉपर जा रहा है, ये बेटा इंडिया का टॉपर जा रहा है, वो अंदर से गर्व आना चाहिए माँ बाप को कि तुम्हें ले जाने में उनको ना कि रिश्तेदार पूछें कि अरे पूछो तो हमारा बेटा करता क्या है, अरे पूछो तो कितने नंबर आए हैं, मतलब ये अंदर से ये कॉन्फिडेंस और फील होना चाहिए, ठीक है बेटा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ध्यान रखो, सतर्क रहो और इस गलतियों से बचो, ठीक है जी, बाय बाय।